हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया रहने चाहिए. सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ CFA L1 फाउंडेशन एंड वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट सब्जेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. और उसका पहला चैप्टर आपके सामने पेश है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सो गाइज, दिस चैप्टर फॉर्म्स द बेस ऑफ एवरी चैप्टर्स इन द CFA फाउंडेशन और CFA L1, CFA L2, CFA L3. इस चैप्टर के बिना कोई एनालिसिस हो ही नहीं सकता. लोग सब कहते हैं कि सर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, रिपोर्टिंग में करियर बनाना चाहिए, रिपोर्टिंग में करियर नहीं बनाना चाहिए, हमें तो एनालिसिस करना है, हमें रिपोर्टिंग में नहीं जाना. यार समझ बात को, रिपोर्टिंग के बिना एनालिसिस क्या कर लेगा? और अगर रिपोर्टिंग ही नहीं समझ पाएगा तो एनालिसिस तो धरा का धरा रह जाएगा. तो कोई एक इंसाइट नहीं निकाल पाएगा, कोई बिजनेस डिसीजन को एक अच्छे मोड़ नहीं दे पाएगा. राइट, करेक्ट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, अब ये वाली क्लास से पहले मैंने एक अनाउंसमेंट पोस्ट डाली थी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो. अदरवाइज इन दैट थिंग आई हैव मेंशन कि मैं एक रूल्स ऑफ द क्लास के लिए मैंने एक स्लाइड बनाई है जो हर एक क्लास से पहले मैं प्रेजेंट करूँगा. अभी मैं पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसके बाद आने वाली क्लासेस के अंदर आई जस्ट मेंशन इट, शो टू यू, यू कैन जस्ट पॉज इट एंड देन विल गो फॉरवर्ड. ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सो द रूल्स ऑफ द क्लास इज दैट कि जो ये L1 फाउंडेशन की सीरीज़ स्टार्ट हुई है, तो फाउंडेशन तो मैंने कहने के लिए रख दिया क्योंकि फाउंडेशन नहीं होने वाला यार. मैं पूरा प्रैक्टिकल इनसाइट, सारा क्वेश्चन हैवी सब कुछ करके भर दूंगा इसके अंदर. पहली बात तो ये है कि इस क्लास को हमने सीक्वेंस में रखा है कि मंडे को आपको FSA की क्लास मिलेगी एवरी वीक, वेडनेसडे को आपको इकोनॉमिक्स की एंड फ्राइडे को आपको QM की क्लास मिलेगी. ओके, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो आप कोर फाइनेंस एकेडमी ऐप से. ये मेरे सिर के ऊपर दिख रही होगी, ठीक है. इस वाली ऐप को डाउनलोड कर लेना, फ्री मटेरियल के सेक्शन में आपको नोट्स में मिल जाएंगे. ओके, अब जो मैं बोलने वाला हूँ, राइट, जो मैं अभी क्लास में डिस्क्राइब करने वाला हूँ, जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नोट्स में अवेलेबल नहीं होंगी, राइट, वो CFA के नोट्स में भी अवेलेबल नहीं होंगी. इट कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इट कम्स फ्रॉम द वाइड वेराइटी ऑफ माई रीडिंग. तो आपको वो धीरे धीरे लिखते जाना है क्लास में, राइट, जिससे आपका और मेरा एंगेजमेंट बना रहे. ठीक है, कोई इशू नहीं है. तो आपको लिखते जाना है, ठीक है. और क्वेश्चन हैवी होने वाली है क्लास. अब द पॉइंट इज़ दैट कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होता है कि टीचर्स की गलती भी नहीं है क्योंकि टाइम का इशू रहता है कि ना वो ट्रेन नहीं कर पाते स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कैसे करने हैं. ओके, एंड सारा का सारा क्वेश्चन गेम तो क्वेश्चन का ही है, राइट. और इसी की वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं. ओके, आप देखोगे कि कितना सारा आप अगर एक्यूमुलेट करो, नॉर्मली 50% का या 40% लेके चलते हैं क्योंकि अब तो रिजल्ट डाउन हो रहा है. CFA का 40% का आने वाला है, तो 100 में से 60 बच्चा फेल होने वाला है. अब 60 बच्चा हर एक लेवल पे 1.5 लाख रुपए देता है, राइट. कितना हैवी अमाउंट जो US जा रहा है एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट. तो ठीक है यार, आई डू नॉट वांट द इंटेंट ऑफ दिस क्लासेस कि भाई कोई भी बच्चा लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से फेल बिल्कुल ना हो. ओके, जब मैं क्लास ख़त्म कर दूंगा तो उसके बाद आपको जाके नोट्स पढ़ने हैं और क्लास के साथ साथ भी पढ़ते रहना, राइट. तो उसके बाद क्वेश्चन बैंक उसको सॉल्व करना. कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर देना, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कर देना. अदरवाइज फीचर अवेलेबल है ऐप के अंदर ही कि आप मेरे से 1-to-1 चैट भी कर सकते हो. वो भी ऑप्शन नहीं लेना तो लिंक्डइन पे जाना, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, वहाँ पे बात कर लेंगे. अब सर ये तो L1 फाउंडेशन के बैच है, तो अगर आपने L1 फाउंडेशन सुन के पहले किसी ने स्किप कर दिया था तो भाई अपने भाई और बहनों को L1 और L2 L3 वालों को ये भेज देना उठा के कि YouTube के पोस्ट सेक्शन के अंदर ना मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस डाल रहा हूँ. मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वीक के हर एक वीक पे एक डिफरेंट चैप्टर के डिफरेंट क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, जिससे आपका कनेक्ट क्वेश्चन से और सब्जेक्ट से बना रहे. और कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम डे पे. रिकॉलिंग फैक्टर 5-5.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है भाई, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड इट हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय मी कि जिससे थोड़ा और सी आई हैव क्लियर द L3, राइट. आई एम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, सो आई अंडरस्टैंड द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द CFA कि वो किस तरीके से टेस्ट करता है, किस तरीके से पूछता है, क्या उसकी थिंकिंग रहती है. तो वो बेस क्वेश्चन उठा के मैंने यूट्यूब पोस्ट सेक्शन में डाल दिया, ठीक है. कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है. उसको करने के बाद रोज सुबह 10 बजे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे. जस्ट सॉल्व इट, राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट्स, ओके. एंड डू नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ बुलिंग टू अदर फेलोज, ठीक है. अब राइट डाउन क्यों कह रहा हूँ सर, मैं राइट डाउन क्यों कह रहा हूँ आंसर करने के लिए? सर ये तो MCQ पेपर है, मैं राइट क्यों करूँगा? तो देख, अंडरस्टैंड दिस थिंग बडी कि L3 पे तो लिखना पड़ेगा,
उसके लिए चाहिए रीजनिंग, और रीजनिंग कहाँ से डेवलप होगी? रीजनिंग डेवलप होगी L1 और L2 से, राइट? क्योंकि L3 में क्या होता है, अगर आप कोई भी L3 स्टूडेंट से पूछोगे या CFA चार्टर होल्डर से पूछोगे कि सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पे अटक जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो अटक जाते हैं वो L3 पे अटक जाते हैं। L3 क्लियर ही नहीं होता क्योंकि वो रीजनिंग ही नहीं क्लियर होती माइंड में। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? तो इसलिए लिखना ज़रूरी है। अगर मैंने सपोज करो कुछ क्वेश्चन पूछा कि आपको इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दी और उसके नीचे दिया मैंने मिक्स्ड इकोनॉमी, आपका सेंट्रली ऑर्गेनाइज इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, तो उसके अंदर आपको रीज़न चूज़ करना है, ठीक है? उसके नीचे आपको ये आपने आंसर चूज़ करा, उसके बाद नीचे आपको रीजनिंग भी देनी है। रीजनिंग इस सेंस में देनी है कि वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे दे, और छोटे में देना, जस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम द बेस कि L3 में हमें बस छोटा सा लिखना है, 3 से 4 लाइनें में हमारा आंसर पूरा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है? पूरा डिस्क्राइब कर देना चाहिए हर चीज़ को। तो स्मॉल लिखना, मगर लिखना ज़रूर। व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस जस्ट राइट डाउन द आंसर्स, ओके? अगर न्यूमेरिकल है तो फिर तो स्टेप वाइज लिख सकते हो, मगर पूरा स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सर, अब हम इस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले सब्जेक्ट में क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो ये वाले 9 सब्जेक्ट्स, 9 ये वाले 9 चैप्टर्स मैं कवर अप करूंगा, जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेंटरीज, लॉन्ग लिव्ड एसेट, इनकम टैक्स, नॉन करंट लायबिलिटीज और एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कवर्ड अप होंगे। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये ना फॉर्म करता है बेस, यही फॉर्म करता है आपका बेस किसी भी एनालिसिस का। ये तो आप अप्रिशिएट करोगे बात। अगर आपको बेस ही नहीं पता और डायरेक्टली जंप कर जाओगे एनालिसिस में, अगर आपको क्रिटिकलिटीज़ ही नहीं पता और डायरेक्टली जंप कर जाओगे किसी भी एनालिसिस पे, तो वो बिल्कुल ही बिल्कुल फेड आउट हो जाएगा एनालिसिस, उससे आप कुछ निकाल नहीं पाओगे, ठीक है? एनालिसिस हम क्यों करते हैं? हम एनालिसिस करते हैं ये जानने के लिए कि मैं ऐसा क्या डिसीजन लूँ जिससे कोई चीज़ बेहतर हो पाए, ठीक है? मगर अगर आपको पता ही नहीं है बेस जिस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हो, तो कुछ डिसीजन निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है? दैट्स वाई दीज क्लासेस बिकम अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास and we are starting our first session with a beautiful story. These two people, right? आप इनके बारे में जानते होंगे। ये कौन है? जेठालाल। ये कौन है? टप्पू, ठीक है? पूरा गोकुल धाम सोसाइटी का सीन है, कोई इशू नहीं है। और इसके अंदर मैं आपका पूरा CFA L1 L2 L3 का सिलेबस फिट कर दूंगा। इसके अंदर ही आपका करियर घूमेगा, इसके अंदर ही आपकी आने वाली लाइफ, अगर आप फाइनेंस फील्ड में काम करने वाले हो या किसी भी फील्ड में काम करने वाले हो, वो इसमें घूम सकती है, ठीक है? तो अब होता क्या है, ओके? तो अब पहले हम कंटेक्स्ट समझते हैं। तो जेठालाल, जिसे हम जे बोलेंगे, मिस्टर जे, एंड टप्पू को मिस्टर टी बोल सकते हैं, टप्पू को, ठीक है? तो जेठालाल क्या करते हैं काम? जेठालाल काम करते हैं, उनका एक ट्रेडिंग का काम है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का काम है। वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेके आते हैं और बाहर बेचते हैं, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने कुछ मोबाइल्स रख रखे हैं, वॉशिंग मशीन है आपके, उनके पास कूलर्स हैं और भी बहुत सारा सामान है, इलेक्ट्रॉनिक का बहुत सारा सामान है। नॉर्मल किराने वाली जैसे दुकान होती है, किराने तो नहीं कहूँगा, बट स्मॉल साइज जो शॉप्स होती हैं वैसा काम है, ट्रेडिंग का काम है। समझ में आ रहा होगा। नाउ टप्पू इनका बेटा है, ये तो पता ही है सबको। टप्पू एक नोटोरियस चाइल्ड है, जिसके मार्क्स ज़्यादा नहीं आते, बट जो बहुत एथिकल बंदा है और जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, राइट? तो अब क्या होता है, अब सीन ये होता है कि 14 अगस्त को, ऑन द डे ऑफ 14 अगस्त का दिन था, और अराउंड 7:55 में गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर कुछ लोग आते हैं और टप्पू के हाथ से टप्पू का मोबाइल छीन के ले जाते हैं। अब टप्पू का मोबाइल तो चोरी हो गया, राइट? एकदम से हड़कंप मच गई, सारे सोसाइटी वाले इकट्ठे हुए, पुलिस स्टेशन गए, FIR लिखवाई, FIR भी हो गई। मगर अगले दिन था 15 अगस्त। अब 15 अगस्त अगले दिन था और सेलिब्रेशन था सोसाइटी के अंदर, एंड सिंस टप्पू इज़ यंग एंड टप्पू इज़ जेन, तो टप्पू को तो पिक्चर्स खींचनी थी अपने मोबाइल से। उसने अपने दोस्तों के साथ प्लान बना रखा था, अब वो क्या करे? तो वो पापा के पास गया, पापा मुझे ना मोबाइल चाहिए, क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया चोरी और मुझे फ़ोटोज़ खींचनी है, फ़ोटोज़ अपडेट भी करनी है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो पापा ने कहा, बेटा अभी तो दुकान में बंद करके आया हूँ,
कल सुबह नेशनल एंथम के बाद चल लेंगे, फिर सोसाइटी का फंक्शन है उसमें तो फोटो खींचता रहेगी। ठीक है जी। अगले दिन सुबह हुई, सुबह सुबह नेशनल एंथम बजा, उसके बाद लड्डू बटे, लड्डू खाए, फिर टप्पू फटाफट जेठालाल के साथ दुकान पे गया और मोबाइल लिया। अब वो जब दुकान के अंदर जाता है तो पूछता है कि पापा पापा मुझे तो एप्पल फ़ोन चाहिए। मैंने कहा ठीक है बेटा एप्पल फ़ोन ले ले। अब उसने कहा पापा और भी कोई मोबाइल है जो इससे बेटर है? उन्होंने कहा बेटर तो नहीं है बट ठीक है, अब और भी ज़्यादा मोबाइल है, जैसे Xiaomi हो गया आपका जो सस्ता है, सैमसंग हो गया, सैमसंग के अंदर वेराइटीज़ है जिसके अंदर आपके महंगे वाले भी फ़ोन्स आते हैं, राइट। एक पोको करके भी आता है, एक आपका, एक दो मोबाइल उन्होंने और बता दिए। ठीक है, उन्होंने कहा पापा पापा मुझे कोई इंडियन कंपनी बताओ। तो पापा ने कहा बेटा इंडियन कंपनी तो है नहीं, ये तो सारी बाहर की कंपनी है, इंडिया में तो कोई बनाता ही नहीं, इंडिया में तो कोई मैन्युफैक्चरर ही नहीं है इस चीज़ का जिसका खुद का मोबाइल हो। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा ऐसा ही है। उसने कहा पापा फिर ऐसा क्यों? दोबारा पूछा। उन्होंने कहा पापा, उसके पापा ने बोला कि भाई मुझे पता नहीं। ठीक है, वो आ गया वापस। अब सिंस ही इज़ अ इमोशनल किड, जनगण मन गा रखी थी, उसके दिल पे लग गई बात कि मैं इंडियन कंपनी बनाऊंगा। फाइन, इंडियन कंपनी बनाऊंगा और उसमें मोबाइल बनाऊंगा। इससे पहले उसका कोई लक्ष्य नहीं था, इससे पहले वो एक मीडियोकर स्टूडेंट था, आते थे उसके 70-75% थे, कभी कभार उससे भी कम आ जाते थे, मगर उसको ये वाली बात छू गई। एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिटिशियन में कोई भी मार्क्स मैटर नहीं करते, राइट। इट्स योर विल, इट्स योर विल टू इट्स योर विल टू सक्सीड। सो दैट इज द थिंग। नाउ अब क्या होता है, तो टप्पू ने जब ये सोच लिया कि वो क्या करने वाला है लाइफ के अंदर, फिर वो आगे बढ़ता है कि अब वो कैसे करे। तो उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा करा, स्टार्टअप का प्लान करा, बहुत सारी चीज़ें करी। तो अब सीक्वेंस में फास्ट चलते हैं और समझते हैं। तो उसके पापा की कौन सी कंपनी थी? उसके पापा की कंपनी थी एक तरीके से ट्रेडिंग कंपनी, राइट। नाउ टप्पू ने अब क्या स्टार्ट करी? टप्पू ने स्टार्ट करी अपनी स्टार्टअप कंपनी। स्टार्ट करी, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट से फंडिंग भी ले ली उसने। ठीक है, उसे थोड़े पैसों की फिर ज़रूरत पड़ी तो वो इन्वेस्टर्स के पास गया, वो शार्क टैंक वाले इन्वेस्टर्स के ही पास गया। ठीक है, सिंपल समझो, इन्वेस्टर से पैसा उठाया। ठीक है, उसने फिर क्या करा? उसने एक असेंबली प्लांट डाला। असेंबली प्लांट मतलब कि जगह जगह से पार्ट्स इकट्ठे करना और उसके बाद जोड़कर फिर मोबाइल बेचना। असेंबली प्लांट डाला। ठीक है, फिर उसने फिर मैन्युफैक्चर प्लांट डाला। उसके बाद जब वो उसे पता लग गया, उसने एक्सपीरियंस ले लिया कि मोबाइल बनते कैसे हैं, मोबाइल की इकोनॉमिक वर्क कैसे करती है, तो फिर उसने लॉन्च करा अपना आईपीओ कि भाई मैं अब अपने खुद के मार्केट में अपना आईपीओ लेके आता हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें वो अपने शेयर्स अपने पब्लिक को बेचता है। ठीक है, उसे आईपीओ समझो। सर इसमें तो सर थोड़ा सीक्वेंस भी ख़राब हो सकता है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं पूरा ये नहीं बताने वाला कि किस तरीके से पूरा कंपनी बड़ी बनती है, मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आपको। तो उसके बाद इसकी कंपनी आपकी मिड साइज कंपनी बन गई। देन फिर एक बहुत बड़ी लार्ज कंपनी बन गई और फाइनली उसने अपना सैमसंग और एप्पल के रेवेन्यू को ओवर पार कर दिया, वो इंटरनेशनली भी फैल गया। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो 15 साल बाद फिर वापस आया उसी प्लेस पर, वहीं जनगण मन गाने, और वहाँ पर उसके हाथ में था एक मोबाइल जो इंडिया में मैन्युफैक्चर था, इंडियन ही ओन था, और सारी डिज़ाइनिंग, सारे का सारा टेक इंडियन ही थी, जिसे हम बोल सकते हैं टी मोबाइल। टप्पू है ना, तो टीपी मोबाइल बोल सकते हैं, टीपी मोबाइल। ये पूरी स्टोरी है। नाउ फिर इसमें हमारा करियर कैसे फिक्स होता है? करियर भाई फिक्स होता है ना, तुम सीएफए कर रहे हो, राइट। तो अब ये देखो, स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्टिंग करने के लिए कौन सी आपकी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, कौन सी फर्म इन्वॉल्व होती हैं, सॉरी। तो पीईवीसी फर्म, प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल। ओके, आईपीओ में काम करने वाले प्रोफाइल में कौन होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर। जब वो आईपीओ लिस्ट हो जाता है, मिड साइज कंपनी बन गई या लार्ज कैप कंपनी बन गई, ये सब कंपनी के बाद इसके
शेयर्स को कौन ट्रैक करता है? इक्विटी शेयर्स को कौन ट्रैक करता है? इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। अब टप्पू को पैसा तो बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि इतने बड़े सैमसंग एप्पल जैसे जाइंट से लड़ने के लिए तो बॉन्ड्स भी इशू करेगा, तो उसके लिए फिक्स इनकम एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। स्टॉक्स हैं तो उसके डेरिवेटिव्स भी होंगे, तो डेरिवेटिव्स एनालिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। एंड इन सब चीज़ों के अंदर टप्पू का एक फाइनेंस फंक्शन भी होगा जो फाइनेंस हैंडल करता होगा, तो उसे फाइनेंस फंक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब फाइनेंस फंक्शन की जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो किसको रखेगा? फाइनेंस में तो डिफरेंट फंक्शन होते हैं ना, एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, एक ट्रेजरर भी होता है, एक अकाउंटिंग भी होता है, राइट। तो ये सारे जॉब प्रोफाइल्स में आप काम करने वाले हो आफ्टर डूइंग CFA। ओके, नाउ सर ये वाला सिनेरियो आपने दिया, अब सर इसे लिंक करके बताओ आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। रुको बताता हूँ, 1 मिनट। जेठालाल की कौन सी कंपनी थी? जेठालाल की ट्रेडिंग कंपनी थी, राइट। माल उठाते थे और माल बेचते थे, राइट। सर माल बोल रहे हो सर, यार हिंदी में तो समझेगा ना। अगर ससी अंडरस्टैंड दिस थिंग, एक और मिसकॉन्सेप्शन कि मुझे इंग्लिश में ही रटना है, इंग्लिश में ही याद करना है, इंग्लिश में ही समझना है, ऐसा मत कर भाई। मदर टंग की बहुत पावर होती है, अपनी मदर टंग में समझ एंड उसके बाद इंग्लिश में रेप्लिकेट कर, दैट्स इट। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, ओके। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। जेठालाल की कौन सी कंपनी थी? ट्रेडिंग कंपनी, ओके। टप्पू ने क्या बनाई? स्टार्टअप कंपनी। उसके बाद वो IPO लॉन्च करके गया, उसके बाद उसकी स्मॉल कैप कंपनी बनी, फिर मिड कैप कंपनी बनी, और फिर उसकी लार्ज कैप कंपनी बनी। सर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप क्या होता है? सपोज करो कंपनी बन गई IPO के बाद, सिंपल में ये समझ लो बात को, बस इसको छोड़ दो। एक नॉर्मली उसकी कंपनी जो लिस्ट हो रखी है इक्विटी मार्केट में, NSE BSE पे लिस्ट हो रखी है, ये समझो बात को। ट्रेडिंग कंपनी में क्या रजिस्टर्स, क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चलती होगी, सोच के देखें। तो धंधा क्या है उसका? परचेज करना और सेल करना। एक परचेज का रजिस्टर बना देगा, एक सेल का रजिस्टर बना देगा, और थोड़ा गल्ले में कितना पैसा है और बैंक में उसमें से कितना डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 रजिस्टर बनेंगे, एक परचेज का, एक सेल का और एक कैश एंड बैंक का। फाइन, सिंपल, छोटी सी दुकान है भाई की, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। परचेज का, सेल का, कैश एंड बैंक का। मगर अब वो स्टार्टअप कंपनी उसने बनाई, अब ही इज जेन जी, ही अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो उसने अपने दोस्त को हायर करा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उसने बताया उसे कि भाई तुझे ट्रैकिंग करनी पड़ेगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस की। उन्होंने कहा ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँ? उसने कहा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना। उसने कहा और क्या करूँ? उसने कहा बैलेंस शीट बना, अपने एसेट एंड लायबिलिटी को मैच आउट करने के लिए, अपने एसेट एंड लायबिलिटी को ट्रैक करने के लिए। उसने कहा तो कैश एंड बैंक की मैं बनाऊँ ना बनाऊँ? उसने कहा तो इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बना। ये 3 तो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। और जब वो बड़ी कंपनी बन जाएगा तो एक फाइनेंस फंक्शन लॉन्च कर देगा। फाइनेंस फंक्शन का मतलब क्या सर? फाइनेंस फंक्शन का मतलब एक ये कि जिसके अंदर अकाउंट्स कोई और कर रहा होगा, एनालिसिस कोई और टीम कर रही होगी, ट्रेजरी मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये समझो बात को, मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ द मनी को कोई और कर रहा होगा। तो फाइनेंस फंक्शन अलग बन जाएगा जिसकी अलग अलग टीम बैठी होगी, ठीक है। एक FP&E की प्रोफाइल हो जाएगी। एंड हेंस देयरफॉर उसकी रिक्वायरमेंट जो सिंपल बुक से थी वो एक कॉम्प्लिकेटेड, पहली बात तो मोर सेट्स ऑफ बुक पे बढ़ी, मोर सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स पे बढ़ी, जहाँ पे वो परचेज, सेल और कैश एंड बैंक का एक रजिस्टर बना रखा था, रफ रजिस्टर। उससे वो P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट पे गया, एंड उसके बाद उसने एक फाइनेंस एज अ फंक्शन लॉन्च किया। गॉट इट? तो ये है आपका पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हिसाब। सर अब हमें ना ये पता है कि P&L क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता है कि बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। हमें ना आप ना एक बार दिखा दो, ठीक है, दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको।
उससे पहले एक बात समझो बात को, कि अगर बहुत सारी कंपनीज़ हैं डिफरेंट सेक्टर में, जैसे कि आपका कोई कंपनी बिस्किट बनाती है, कोई कंपनी स्टील बनाती है, कोई कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती है, कोई कंपनी आपका पावर प्लांट बनाती है, राइट, कोई कंपनी मशीनरी बनाती है, तो उसकी पीएनएल स्टेटमेंट क्या वो अलग अलग बनाए या सेम बनाए? कंट्री को या फिर इन्वेस्टर को किस में फ़ायदा होगा जब वो एक ही फॉर्मेट में हो, राइट, जब वो एक ही सीक्वेंस में अरेंज्ड हो। उसके फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, उसके अंदर नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, ऑब्वियसली नंबर्स तो अलग ही होंगे, उसके अंदर ड्राइवर्स अलग है क्योंकि हर एक बिजनेस का ड्राइवर अलग है, बट उसका फॉर्मेट सेम होता है, फॉर्मेट सेम होना चाहिए सारी कंपनीज के, आपका पीएनएल बैलेंस शीट का। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ लो अभी, तो वैसे तो हर देश की ही देश की गवर्नमेंट ये करती है, मगर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बना रखा है, ओके, जिसे कहते हैं हम कंपनीज एक्ट। तो उसके शेड्यूल 3 में ये पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमें सर कुछ नहीं पता, रुको समझाते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मेट है मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ, एंड उसमें आपको 3 स्टेटमेंट में दिखाऊंगा, पीएनएल भी दिखाऊंगा, बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो जी चलो चलते हैं, एक मिनट रुको। Yeah, this is not the thing. Okay. Yeah, ये है schedule 3. Okay, now this is the balance sheet. बैलेंस शीट में क्या होता है सर? बैलेंस शीट में आपके एसेट होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं और इक्विटीज़ होती हैं, ओके। सर क्या होता है, कैसा होता है? भाई बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं, इन सबको पूरे इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। मेरा काम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको फेमिलियर कराना, राइट, जिससे आप देखो कि आपके कंट्री की बैलेंस शीट और पीएनएल सबके ये ऐसे होते हैं, ओके। नाउ इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या है कि सर आपका करंट रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर होता है ना, आपका फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च करंट ईयर वाला, 1 अप्रैल टू 31 मार्च पिछले साल वाला, ये देना पड़ता है मुझे। सो 2 कॉलम्स बन रखे हैं। सर ये नोट्स किस लिए हैं? नोट्स मतलब कि ये वर्किंग नोट्स होते हैं। वर्किंग नोट्स जैसे आप बनाते थे ना, वर्किंग नोट्स आप किसी भी सॉल्यूशन करते हुए या पेपर देते हुए बाहर, जब 11th-12th के आप एग्ज़ाम देते थे ना, तब बनाते थे वर्किंग नोट्स, पूरा डिस्क्रिप्शन करते हुए कि इसके अंदर कैसे आया ये वाला सोल्यूशन, राइट। तो उसी तरीके से नोट्स बना रखे हैं जिसमें हर एक कंपोनेंट को इन डेप्थ अलग से डिस्क्राइब कर रखा है, ऐसा समझो। वर्किंग नोट्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और इसके अंदर भी हम सीक्वेंस में देखेंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी वर्किंग नोट्स में डिस्क्लोज होती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहला आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट। दूसरा आता है आपका शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ओके। सर ये क्या होता है? पढ़ ले भाई, उसके बाद हर चीज़ में डिस्क्रिप्शन पे चलेंगे। फिर आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ आती हैं, और फिर आती है करंट लायबिलिटीज़। सेक्शन पढ़ करते हैं, अंदर नहीं चलेंगे। सब करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? करंट लायबिलिटी ये होती है कि जो मुझे 12 महीने में पैसा चुकाना है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब कि जो मुझे 12 महीने के बाद पैसा चुकाना है, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ वाला पूरा सेक्शन हो जाता है। देख लो दोबारा से, क्योंकि यही पूरे जीवन भर करना है, इसी का एनालिसिस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम एसेट के सेक्शन में। एसेट के सेक्शन में सर 2 तरह के एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, ठीक है। सेम लायबिलिटी वाला लॉजिक लगेगा, जो मैं 12 महीने के अंदर बेचने वाला हूँ, रियलाइज करने वाला हूँ, पैसे बेचने वाला हूँ, रियलाइज करने वाला हूँ, वो करंट एसेट में आएगा, अदरवाइज वो नॉन करंट एसेट में आएगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी बैलेंस शीट होती है। सर यार छोटी सी बैलेंस शीट होती है, तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है यार। ये बैलेंस शीट मुश्किल से मुश्किल आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे 2 पेज में ख़त्म हो जाएगी, हद तक। वैसे भी तो एक ही पेज में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सेकंड पेज के हाफ पोर्शन तक आ सकती है जितना मैंने देखा है, मगर इसके वर्किंग नोट्स जो होते हैं ना, वो आपके 15-20 पेज में आते हैं। तो खेला सारा वर्किंग नोट्स का होता है।
वर्किंग नोट्स क्या होते हैं, इसके इन डेप्थ डिटेल्स होती हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब आके हम P&L पे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सारा डिस्क्रिप्शन वर्किंग नोट्स का या इसके अंदर कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस जो भाई 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ा था, सेल कितनी करी माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस, राइट। अब उस कॉस्ट को मैं बहुत सारी चीज़ों में तोड़ सकता हूँ, किस किस तरह की कॉस्ट हुई, क्या क्या चीज़ें हुई उसके अंदर, तो वो सारा डिस्कशन है यहाँ पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो सेल मैंने करी है अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। अगर मेरा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें मैं कोई इक्विपमेंट्स बनाता हूँ, वेट अ सेक, मैं इसे जूम इन करता हूँ, हाँ, कोई इक्विपमेंट्स बनाता हूँ, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स बनाता हूँ, राइट। जैसे कि आपकी बोरिंग मशीन हो गई, राइट, बोरिंग मशीन भी उसके अंदर आती है। तो बोरिंग जैसे खुदाई करते हैं ना ज़मीन की, उसकी रिलेटेड मैं मशीन बनाता हूँ, तो उसकी सेल से कितना पैसा है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। अदर इनकम में वो आएगा जो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, वो अदर इनकम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी बोरिंग वाली मशीन मैंने बनाई, उसके रिलेटेड उस बिज़नेस के अंदर थोड़ा पैसा बचा हुआ था, ठीक है, वो मैंने बैंक में डिपॉजिट करा, उससे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इनकम आई, मैंने अदर इनकम में दिखाता हूँ, ठीक है। सिमिलर फॉर्मेट है इसका जैसे बैलेंस शीट का था, यहाँ पे वही वर्किंग नोट की तरह, और ये करंट रिपोर्टिंग पीरियड और इसका प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। ओके, रिपोर्टिंग पीरियड मैंने आपको बता दिया 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू बनता है। फिर सर हम एक्सपेंसेस में चलते हैं। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, सिंपल टू अंडरस्टूड है, ठीक है। फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट मतलब कि अगर मैंने कोई बोरोइंग करी है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, राइट, मुझे लोन लेना पड़ा, तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जो मेरे एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है, एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं नॉर्मली, जो मैं इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करता हूँ, तो वो यहाँ पे आएंगे। एंड देयर कम्स द अदर एक्सपेंसेस पार्ट, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो इधर उधर के खर्चे होते हैं, उसमें आ जाएंगे। फिर आपका ये वाला सेक्शन अभी छोड़ना, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा डिस्क्रिप्शन में चलेगा, यहाँ तक पकड़ो। अब आपने ऊपर के सारा रेवेन्यू ले लिया थर्ड पे, एंड उसके अंदर सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। नाउ यू आर कमिंग ऑन द 9th, राइट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, प्रॉफिट आ गया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया। ये वाला मैंने इसलिए छोड़ने को कहा है क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एज पर द डिफरेंट सिनेरियोज, जो हम अलग से करेंगे। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से फिर मैंने टैक्स एक्सपेंस माइनस करा, करंट टैक्स एंड डेफर टैक्स। टैक्स मतलब नॉर्मली टैक्स एक्सपेंस समझो, डेफर टैक्स एक पूरा का पूरा चैप्टर अलग होता है, उसको हम बाद में समझेंगे, एज अ टैक्स एक्सपेंस समझो। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करा, तो मेरे पास आ गया प्रॉफिट फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो मेरे करंट धंधे से पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, करंट धंधे में प्रेजेंट प्रॉफिट हो रहा है, वो वाला है अमाउंट यहाँ पे आएगा, करंट का और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर उसका टैक्स एक्सपेंसेस माइनस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। अब ये तीन चीज़ों का खेल क्या है, ठीक है। सपोज करो मेरे 2 धंधे थे, एक धंधा बंद हो गया, उस धंधे को बंद करते करते कुछ सामान बेचा, किसी पे प्रॉफिट हुआ, उस पर टैक्स दिया और प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आया। उसे तो बंद कर दिया था, मगर उसमें भी थोड़ी अकाउंटिंग हो रही है, वो इसी कंपनी का, इसी ब्रांच का पार्ट था, तो उसमें यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमें बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आने वाली है, आ नहीं रही है अभी, कैसे आएगी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें हर एक चीज़ के ऊपर एक चैप्टर, सेपरेट चैप्टर डेडिकेटेड है, ठीक है। किस तरीके से उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, किस तरीके से आपका वो स्टेटमेंट बनना चाहिए, वर्किंग नोट बनना चाहिए, किस तरीके से डिटेलिंग या पॉलिसीज़ आप डिस्क्लोज करोगे एनुअल रिपोर्ट के अंदर, वो सब डिटेलिंग अवेलेबल है। मेरा पर्पज़ सिर्फ यहाँ पे इस टाइम पे ये किया है, मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आगे चलते हैं। तो टोटल प्रॉफिट ये आ गया 15th पॉइंट पे,
उसको मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूँगा तो फिर अर्निंग पर शेयर आएगा, ठीक है। तो आपकी दो स्टेटमेंट हो गई, P&L हो गया और बैलेंस शीट हो गया। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला शेड्यूल 3 मैं उठा के वो फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में डाल दूंगा ऐप में, वहाँ पे जाके देख लेना। अब एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट और समझो। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप जिस जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो तो समझेंगे बात को, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बट इफ यू आर नॉट फ्रॉम फाइनेंस, आई एम जस्ट शोइंग यू एट वंस, अदरवाइज इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है जो हम देने वाले हैं और बहुत इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, राइट। अब ये मैं बहुत सिंपल सा उठा के लेके आया हूँ जिससे आप समझ पाओ। NCERT का ही है, मतलब NCERT में अपडेटेड ही था तो मैंने वहीं से उठा लिया इसको। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेशन से जितना आपका कैश जनरेशन हो रहा है वो यहाँ पे आता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट करा है, कितना आपने इन्वेस्ट करा है पैसा। इन्वेस्ट आप कहाँ पे कर सकते हो, अगर आपका बिजनेस है आप कोई और कंपनी एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ वो वाला जो पैसा लगेगा वो यहाँ पे आएगा, कैश फ्लो है। कैश की ट्रांजैक्शन आती है इसके अंदर, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस नहीं आती, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम एक्सक्लूड करते हैं। सो दैट्स द थिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, लास्ट वाला पोर्शन, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मतलब कि मैंने कैपिटल रेज करी है, मैंने बोरोइंग ली है, ओके, मैंने लोन उठाया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सोर्सेज ऑफ द कैश को देखना ज़रूरी है क्योंकि आप फिर उससे कंपनी की ट्रेजेक्टरी पता लगा पाओगे कि वो कंपनी क्या कर रही है। एंड नंबर स्पीक इटसेल्फ, ठीक है। और नंबर्स ड्राई नहीं होते, नंबर्स आर स्टोरी इन इटसेल्फ, ओके। नाउ लेट्स मूव बैक टू आवर डिस्कशन, टू आवर स्लाइड्स, ओके। दिस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड। सो अब पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाई डज अ कंपनी इवन प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हमने जो ऊपर स्टोरी सुनी थी उसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा था। एक रोल आ रहा था आपका गवर्नमेंट का, दूसरा आ रहा था आपका इन्वेस्टर्स का, क्योंकि टप्पू लेने गया था पैसा गवर्नमेंट से ग्रांट्स और इन्वेस्टर से पैसा उठाने गया था, शार्क टैंक वाला। अब इन्वेस्टर्स हो या गवर्नमेंट हो या आप खुद हो जो बिजनेस चला रहे हो, आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस तो पता होगा ना, पता होना चाहिए, राइट। आपको अपनी बैलेंस शीट भी पता होनी चाहिए और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दीज रीज़न एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ दीज टू इंडिविजुअल्स दैट हु आर कमिंग एंड प्रोवाइडिंग यू द फंड्स। जो आपको पैसा दे रहे हैं वो तो आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे ना कि भाई कल मैंने तुझे 10 लाख रुपए दिए थे, अब तू उस पर कितना कमा रहा है, ये तो पता होना चाहिए ना, राइट। एंड ये वाला डायग्राम आपने बहुत बार देखा होगा कि ये वाला डायग्राम तो हम फर्स्ट क्लास ऑफ आवर इकोनॉमिक्स भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपको सारा बेस बनाऊंगा मैं आपका। ये वाला एग्जाम्पल आपका, ये वाला डायग्राम आपका क्लास 11th वाला है, राइट। ये सब नहीं देखा होगा, ये 2 सेक्टर मॉडल है, 2 सेक्टर मॉडल है इकोनॉमी का, जिसमें क्या कहते हैं कि जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करता है आपका फर्म्स को, और फर्म्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, एंड गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड परचेज कर लेता है, ठीक है। तो पहले उसने क्या प्रोवाइड किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, फिर गुड्स एंड सर्विसेज आपके फर्म ने प्रोड्यूस करे एंड हाउस होल्ड ने परचेज कर लिया, ठीक है। जब हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर और कैपिटल प्रोवाइड किया तो लैंड के बदले में उसे रेंट मिला, लेबर के बदले में उसे वेजेस मिली, एंड कैपिटल के बदले में उसे डिविडेंड मिला, ठीक है। और बदले में उसने दिया क्या, बदले में जब वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है तब उसने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इनकर करा। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी बनता है, ठीक है। नाउ इसके अंदर कहने का मतलब ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी इस फ्लो ऑफ इकोनॉमी को स्टार्ट कहाँ से करती है, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आप लैंड और लेबर तो प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है, बट कैपिटल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और हम CFA कोर्स कर रहे हैं एज अ कैपिटल एलोकेटिव कोर्स, इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि कैपिटल एलोकेशन ही कहाँ काम हो रहा है यहाँ पे सारा का सारा, राइट। सो नाउ कैपिटल बिकम्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट हैपेंस कि कैपिटल प्रोवाइडर्स को अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि आपने कितना पैसा उसके ऊपर कमाया है, एंड हेंस इट रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए क्या पढ़ा
कि सर या तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, और अगर आपने सपोज करो आपकी सेल हो रखी है 20-50 करोड़ रुपए की और आप उसके ऊपर टैक्स नहीं दे रहे हो देते हो, तो गवर्नमेंट तो आपको कॉलर पकड़ लेगी, राइट? तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि गवर्नमेंट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना ज़रूरी है, एंड खुद के लिए भी ज़रूरी है यार, राइट? कि पीएनएल बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस आपका खुद को पता होना चाहिए, बैलेंस शीट में कितना एसेट बढ़ रहा है, कितना लायबिलिटी घट रही है, और क्या कैश फ्लो चल रहा है मेरे कंपनी में, और मैं उसको किस तरीके से और कंपनी के साथ कंपेयर करके बेहतर कंपनी बना सकता हूँ. So is this is the reason, this is the prime reason for the preparation of the financial statement. Now ये दो क्वेश्चंस और हैं. पहली बात, हु आर द रियल ऑडियंस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. रियल ऑडियंस आपकी गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर्स हमने देखा. अब इन्वेस्टर कौन से सर? इन्वेस्टर जो प्रेजेंट इन्वेस्टर्स हैं और जो फ्यूचर इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, ठीक है. अब हमने देखा था टप्पू के केस में, हम वो आईपीओ लेके आया था, राइट? आईपीओ से पहले भी तो उसने इन्वेस्टर से फंडिंग उठाई थी, इन्वेस्टर से पैसा लिया था. तो उनके केसेस में चाहिए, जब आईपीओ में गया तो लोगों से फंडिंग मांगी, तो पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स हो तो उनके लिए भी चाहिए, राइट? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का प्रिपरेशन इसलिए चाहिए. एंड व्हाट डिसीजंस आर द यूजर्स एक्चुअली मेकिंग. जब हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट बना दी, राइट, टप्पू ने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना दी, अब यूजर्स क्या डिसीजन लेंगे? यूजर डिसीजन इस बात का लेंगे कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, उस कंपनी का फ्यूचर कैसा है, उसमें कौन हेल्प करेगा, उसमें आप हेल्प करोगे पूरे एनालिसिस करने में. एंड हेंस द चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब नाउ कम्स अ समरी. What is the official objective of financial reporting? तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, ये जो लिखा है आपके सामने, जो भी हमने पहले डिस्कस करा है उसकी ही समरी है. एक बार पढ़ते हैं साथ में, कि टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं जिससे हम इससे आने वाले क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व कर पाए. अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी that is useful to the existing and potential investors and lenders and other creditors in making decision about providing resources to the entity. Understand this thing. पहली बात, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी? बोलना स्टार्ट करो मन के अंदर, कौन कौन सी है? हाँ सुन रहा हूँ भाई मैं, बोलना स्टार्ट करो. पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है. अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब अपनी कंपनी की जगह, अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज यूजफुल टू द एग्जिस्टिंग एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स. ये कौन से हो गए? कंपनी, ये कैपिटल प्रोवाइडर्स हो गए आपके. ये हमने यहाँ पे देखा था ना, इसके अंदर देखा था कि द कैपिटल प्रोवाइडर्स, राइट, दीज आर द कैपिटल प्रोवाइडर्स. इनको जरूरत पड़ेगी इन मेकिंग द डिसीजन. किस बारे में डिसीजन? तो प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज टू द एंटिटी, कि हमें इसमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस कंपनी को पैसा देना चाहिए ना देना चाहिए, इस कंपनी को उधारी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए. अदर क्रेडिटर्स का मतलब हो गया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, टप्पू को मोबाइल बनाना था तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं मोबाइल के, राइट. उसे चिप्स उसे परचेज करनी है. अब जो चिप वाली कंपनी है वो तो टप्पू की ये देखेगी ना, टप्पू खरीद के पैसे लौटा पाएगा नहीं लौटा पाएगा, राइट. उस सपोज करो टप्पू की कंपनी इस टाइम पे 50 करोड़ की है और उसने ऑर्डर दे दिया 5,000 करोड़ रुपए का, तो बहुत डिसोनेंस हो गया ना, कि 5,000 करोड़ का ऑर्डर दे के बैठा है भाई, 50 करोड़ की कंपनी है तेरी, तो ये तो पैसे कैसे चुकाएगा, राइट. ये तो बहुत डिफरेंस है. तो द कैपिटल प्रोवाइडर्स और द लेंडर्स विल टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट वेदर दे विल प्रोवाइड द कैपिटल टू यू, और कैपिटल को अगर हम उससे ब्रॉड वर्ड देखें, whether they will provide the resources to you. ठीक है, that is there. Now अभी हमने सर एक बात हमने ये करी थी कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो बनती है, राइट, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं उसके अंदर आपका जो सारे के सारे पीएनएल और बैलेंस शीट होती है उसका कोई फॉर्मेट होता है, राइट. मगर सर वो फॉर्मेट को बनाने में उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती है, उस पूरे प्रोसेस को समझाओ सर एक बार आप बात को, ठीक है. तो मैंने कहा कि ठीक है यार मैं समझाता हूँ तुम्हें, एक मिनट रुको बात. ओके, लेट्स वेट अ सेक, लेट मी रीएडजस्ट माय कैमरा अगेन. ओके. तो देखो,
भाई दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है मेनली। हम कंपैरिजन करेंगे, आपका इंडिया में भी कंपेयर करेंगे, यूएस में कंपेयर करेंगे और वर्ल्ड में कंपेयर करेंगे। ये वाला डिस्कशन आपका इंडिया स्पेसिफिक मैं थोड़ा इसलिए घुमाना चाहता हूँ क्योंकि आप इंडिया में ही काम करने वाले हो मोस्ट ऑफ यू, राइट? तो आपको इंडिया के बारे में भी पता होना चाहिए। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ओके सर एक ना, ये एक बात है समझो, एक ना प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, समझ लो प्राइवेट कंपनीज होती हैं। इट्स एन एसोसिएशन ऑफ अ इंटेलेक्चुअल पीपल। ऑडिटर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, सीएफएज हो गए, एफआरएम वाले बंदे हो गए, या फिर फाइनेंस के प्रोफेसर्स हो गए। तो वो क्या करते हैं, तो वो ना जैसे अभी हमने पीएनएल में देखा था आपका कि एक एक आइटम के अंदर बहुत सारे नोट्स हो सकते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, राइट? वो बैठकर वो इशू को आइडेंटिफाई करते हैं कि यार अगर मैं ये वाले तरीके से इस पर्टिकुलर आइटम की अकाउंटिंग करता हूँ तो उसमें क्या दिक्कत आ सकती है, या क्या दिक्कत इस टाइम पे प्रेजेंट इंडस्ट्री में चल रही है, उसको रिजॉल्व करते हैं और एक स्टैंडर्ड लेके आते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर लिखा हो कि पर्टिकुलर आइटम की रिकॉग्निशन कैसे होनी है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब कि जो मैंने सामान बेचा उसकी रिकॉग्निशन कैसे होगी, राइट? उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड देखे गए, इसे यूएस में ASC 606 बोलते हैं। इसके ऊपर तो पूरा का पूरा आपका आईटी सेक्टर का FP&A डिपेंडेंट है, तो इसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। ASC 606 आपका रेवेन्यू को बताता है कि रेवेन्यू किस तरीके से रिकॉग्नाइज होगा पीएनएल में, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का कैसे कैसे रिकॉग्नाइज होगा ये बताता है स्टैंडर्ड। ये किसने बनाया? प्राइवेट बॉडी ने। अब प्राइवेट बॉडी ने बताया और कंपनी ने मान लिया, ऐसे कैसे हो गया सर? नहीं। तो अब आगे की स्टेप क्या होती है? अब आती है गवर्नमेंट बीच में। गवर्नमेंट कहती है कि चलो चलो ठीक है, प्राइवेट बॉडी तुमने तो बना लिया, अब हम ना आके हम इसको चेक करते हैं और हम इसको नोटिफाई करते हैं कि ये सारी कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाए। तो गवर्नमेंट अब बीच में आती है और फिर आपका वो लीगली एनफोर्स कराती है जो ये स्टैंडर्ड को, इस वाले स्टैंडर्ड को लीगली एनफोर्स कराती है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि प्राइवेट बॉडी ने बनाया, फिर गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन है कि वो उसे एनफोर्स कराए या ना कराए, ठीक है? और नॉर्मली कराती ही है बिकॉज, और प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा क्यों करते हैं? प्राइवेट प्लेयर्स इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी आपकी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है बहुत सारे आपके रिकॉग्निशन प्रिंसिपल से। सर हमें ना ये पूरी क्लियरिटी नहीं आई। इसकी क्लैरिटी आपको तभी आएगी जब हम कॉन्सेप्ट्स के अंदर चलेंगे, इसलिए मैंने अभी ये मेंशन करके दिया है। बट इसके अंदर मैं आपको अब बहुत सारे डिफरेंसेस लिखवाने वाला हूँ, इसे नोट कर लेना क्योंकि ये शायद नोट्स में अवेलेबल ना हो आपको, ठीक है? देखो हम ना 3 ज्योग्राफिकल लोकेशन को पकड़ते हैं। एक तो पकड़ते हैं हम यूएस, एक पकड़ते हैं पूरा वर्ल्ड, और एक पकड़ते हैं हम इंडिया। इससे सब कुछ क्लियर हो जाना है, ठीक है? ओके ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर वो जो प्राइवेट बॉडी है कौन है? वो हमने कहा प्राइवेट बॉडी। सर प्राइवेट बॉडी कौन है? तो प्राइवेट बॉडी है इसमें FASB। FASB फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ऐसे स्टैट्यूटरी बोर्ड है, स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसमें कोई नहीं, मतलब फैस भी बोलते हैं, इसे फैस भी बोलते हैं, इतना कुछ नहीं है इसके अंदर, बट उसे फैस भी बोलते हैं। अब वर्ल्ड के अंदर है एक ISB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, ओके? और इंडिया के अंदर है नाफरा या फिर ICAI। नाफरा मतलब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एंड ICAI मतलब जो CS का इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, वो वाली बॉडी है। तो ये प्राइवेट बॉडीज आपका बनाती हैं स्टैंडर्ड्स, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, वन मोर थिंग। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो ये एप्लीकेबल यूएस वाला तो भाई यूएस के अंदर होगा, वर्ल्ड वाला 140+ कंट्रीज में अडॉप्ट होता है, राइट? और ये वॉलंटरीली अडॉप्शन पे होता है,
मतलब कि वर्ल्ड के बेस्ट अकाउंटेंट्स, बेस्ट ऑडिटर्स मिलके ने एक स्टैंडर्ड बनाया, मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाया कि किस बेसिस पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट इन द पीएनएल एंड बैलेंस शीट रिकॉग्नाइज होगा। उसको अब पब्लिश करा वेबसाइट पे, गूगल पे। उसके बाद हर कंट्री ने पढ़ा उसे और फिर डिसाइड किया हम इसे अडॉप्ट करें या ना करें। ये सिंपल थिंग है वर्ल्ड के रिलेटेड। उसके रिलेटेड बॉडी आईएएस भी है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड्स का भी तो नाम होना चाहिए। इसमें स्टैंडर्ड्स को कहते हैं यूएस गैप, यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। और इसको कहते हैं हम आईएफआरएस, इन वाले स्टैंडर्ड्स को, जो ये वर्ल्ड ऑर्ग पब्लिश कर दिया ना, उसे बोलते हैं हम आईएफआरएस। एंड इंडिया वाले को बोलते हैं हम इंडियस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, नाउ सर कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में बता दो हमें, इन स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एक बात जो सीएफए में क्वेश्चन में पूछी जाती है हमेशा, या पूछी जाएगी, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, कुछ भी पूछ सकते हैं वैसे तो, वैसे मगर आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड्स के बीच में डिफरेंस है, यूएस के स्पेसिफिक रूल बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स बेस्ड स्टैंडर्ड है, और जो आईएफआरएस है वो आपका प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स पे चलता है। एंड जो ये है इंडियस, ये आईएफआरएस कन्वर्ज्ड है, मतलब ये मिक्स कह लो आप, मिक्स कह सकता हूँ मैं इसे, ऑल दो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है मिक्स, मगर उसे बोलते हैं आईएफआरएस कन्वर्ज्ड, मगर मैं इसे अपनी लैंग्वेज में मिक्स बोलता हूँ बिकॉज अ सर्टेन डिटेलिंग इज अवेलेबल। ओके, फिफ्थ, अब गवर्नमेंट साइड में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो अप्रूव करती है, राइट। वर्ल्ड वाली तो वॉलंटरी है, तो इसमें तो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सी कंट्री अडॉप्ट करती है नहीं करती है, राइट। नाउ यूएस में कौन सी गवर्नमेंट ऑर्ग है, यहाँ पे एसईसी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। और इंडिया में कौन सी है, इंडिया में एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनके ऑर्डर साइन करते ही, इनके वो स्टैंडर्ड के ऊपर साइन करते ही लीगल एनफोर्समेंट आ जाती है, एंड कंपनीज आर बाउंड कि वो ये वाले स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। ओके, अभी तक आपने सारा लिख लिया होगा, आई अंडरस्टैंड। अगर नहीं लिखा होगा तो वीडियो को रोको एंड लिखना स्टार्ट करो। ओके, आई एम जस्ट रबिंग इट आउट कि मुझे आपको कुछ और भी एक्सप्लेन करना है। अब सर इसका प्रोसेस एक बार समझा दो, प्रोसेस हमें क्लियर नहीं था कि कैसे इशू आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, एक बार प्रोसेस फिर से समझा दो। ठीक है सर, प्रोसेस समझा देते हैं आपको, एक मिनट रुक जाओ। तो यही प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट प्रोसेस उसका 5 स्टेपर ही रहता है कि आईएफआरएस और यूएस गैप इसी प्रोसेस से काम करते हैं। पहले वो करते हैं, क्या करते हैं, पहले करते हैं आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज इशू, आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज इशू, ठीक है, कि क्या अभी इंडस्ट्री में क्या इशू आ गया कि भाई एक नया स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद वो करते हैं रिसर्च, डिफरेंट इंडस्ट्री से पूछेंगे, डिफरेंट लोगों से पूछेंगे, मतलब कंसल्ट भी करेंगे, डिफरेंट आपका नेशनल बॉडी से पूछेंगे, डिफरेंट अपने काउंटर पार्ट से पूछेंगे, इंडस्ट्री से पूछेंगे, सेक्टर से पूछेंगे, कंपनी से पूछेंगे, स्पेशलिस्ट से पूछेंगे, इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे, अकाउंटेंट से पूछेंगे, ऑडिटर से पूछेंगे, रिसर्च एंड कंसल्ट करते हैं। फिर आपका फिर वो एक ना नॉर्मली जैसे ड्राफ्ट बेस पे होता है, जैसे ड्राफ्ट में ऐसा करो कि खाका तैयार करना, राइट, कि पब्लिश कि आपका वो एक तरीके से कह सकते हो पब्लिक ड्राफ्ट, जो कि फाइनल नहीं है। पब्लिक ड्राफ्ट वो रिलीज करते हैं, उसके बाद करते हैं सीक कमेंट्स कि आप इससे अलाइन हो या नहीं हो, जिनके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है उनसे तो पूछ लो कि भाई तुम्हें पता है ये तुम इससे अलाइन हो या नहीं हो, क्या तुम्हारे कुछ और कमेंट्स हैं तो तुम हमें बता दो, राइट। फिर उसको जो कमेंट करती हैं, फिर उसको कमेंट को रिव्यू करते हैं, रिव्यू द कमेंट्स, फाइनलाइज करते हैं, एंड फिर आखिरी में इशू कर देते हैं स्टैंडर्ड्स को, राइट। यहाँ पे इशुएंस आ गया, तो हमने तो पहले इशुएंस की बात डायरेक्टली कर ली थी, मगर ये पूरा का पूरा 4 स्टेप प्रोसेस लगता है। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद रेगुलेटर्स आते हैं। रेगुलेटर्स मतलब गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट उसके ऊपर सिग्नेचर कर देती है
तो फिर वो लीगल अथॉरिटी में बन जाता है, एंड देन द कंपनीज आर लीगली बाउंड टू फॉलो दैट. ओके, नाउ there are some questions, wait a sec, the questions or you can say FAQ जो नॉर्मली आते हैं, ठीक है, कि सर कि ये ऐसा क्यों है कि स्टैंडर्ड सेटर्स, ना ये हाई ऑर्डर थिंकिंग की वजह से है कि ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि क्या ये सर ऐसा क्यों होता है कि स्टैंडर्ड जो सेटर करने वाली बॉडी है वो रेगुलेटर से अलग है, मतलब गवर्नमेंट ही खुद बना के खुद ये प्रोसेस फॉलो करके क्यों नहीं कर लेती. सो अंडरस्टैंड द थिंग, यार कंपनी और गवर्नमेंट, राइट, बिजनेसेस एंड द गवर्नमेंट, राइट, वो आपस में अगर साठ गांठ कर लें तो कुछ भी पेश कर सकती है. देयरफॉर जस्ट टू मेंटेन एन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रेशर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अलग हो, रेगुलेटर्स अलग हो. ऑल्सो गवर्नमेंट के पास एक्सपर्टीज नहीं है, राइट, उनके पास इतनी एक्सपर्टीज, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है. देयरफॉर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिफरेंट बॉडी ऑल टुगेदर. ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे. दूसरा आता है कि व्हाट हैपेंस इफ द रेगुलेटर्स डोंट रिकॉग्नाइज द स्टैंडर्ड्स. तो भाई ये तो पॉइंट है, जब तक गवर्नमेंट, जब तक मोदी जी के सिग्नेचर नहीं होंगे, जब तक भाई साहब लॉ नहीं बनेगा कंट्री के अंदर. एक तरीके से तो यही है, राइट. तो स्टैंडर्ड्स डू नॉट हैव एनी लीगल अथॉरिटी एंड कंप्लायंस फिर वॉलंटरीली हो जाती है. वॉलंटरीली कि कुछ कंपनीज जो हाई मॉरल ग्राउंड ओन करती है, जब सपोज करो टाटास हो गए, ठीक है, टाटास ने मान लिया कि यार ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छा है, इससे मेरा ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, इससे डिस्क्लोजर अच्छा है, तो वो अडॉप्ट कर लेंगे, राइट. तो वो वॉलंटरीली हो जाएगा. अदरवाइज अगर गवर्नमेंट ने साइन कर दिया तो फिर तो वो कंपल्सरी हो जाएगा. ओके, नाउ कैन रेगुलेटर्स ओवर रूल द स्टैंडर्ड सेटर्स? ऑब्वियसली यस. मोदी जी तो किसी को भी कर सकते हैं ना, राइट, ओवर रूल तो कर ही सकते हैं ना, कोई भी लॉ बन रहा है उस चीज़ को ओवर रूल कर सकते हैं, वो तो प्राइवेट बॉडी है. तो रेगुलेटर्स के पास ऑलरेडी अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, राइट. ये नॉर्मली 3 क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत सारे ये कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आते हैं कि सर ऐसा क्यों है, ऐसा ये है, ऐसा नहीं है, तो उसके आंसर्स ये लिख दिए मैंने. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस सेशन इज द MCQ. Let's move and let's just stop this video, read in full and answer this question. Okay, I'll just read it for you. The primary objective of financial reporting under IASB conceptual framework is best described as providing information that IASB conceptual framework को अभी हटा देना, इसे डायरेक्टली पढ़ो. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेस्ट डिस्क्राइब एज providing information that option A enables accurate estimation of the firm's intrinsic value, is useful to resource providers in making economic decisions, या eliminate information asymmetry between management and investor. In the pressure point, right, L1 और L2 में सपोज करो क्वेश्चन पूछ लिया गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ये क्वेश्चन में आप थर्ड वाला टिक करने की टेंडेंसी होगी या फर्स्ट वाला टिक करने की टेंडेंसी होगी, बट द रियल आंसर इज बी. ओके, एंड इफ यू हैव आंसर इट करेक्टली देन इट्स गुड. जस्ट रीड द आंसर, स्टॉप द वीडियो, रीड द आंसर. अगर आपका गलत है तो पढ़ना ज़रूरी है आंसर को. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स primarily exist because option number A, economic transactions are complex and required uniform numerical representation. Option B, management judgment differs across preparers requiring limits on acceptable treatments. Yeah, option C, regulators require detailed rules to prevent earnings management. Answer this. Answer this. What is the answer? सोचो. Whatever your answer would be, the correct answer is answer B. Okay, because the core problem is judgment variability, right. तभी तो उसके लिए एक सीक्वेंस में लेके आए हैं कि सारा का सारा फॉर्मेट सिमिलर रहेगा, सब एक ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करेंगे, जिससे वो एक कंपेरेबिलिटी भी बने, ट्रांसपेरेंसी भी रहे. ओके, नाउ let's move to the last question of this class. Which statement best distinguishes standard setting bodies from regulatory authorities? Standard setters
wait a sec, standard setters. Okay. Standard setters issue legally enforceable accounting rules. Regulators develop accounting principle used in the valuation. Regulators provide legal authority for enforcement of standard. The correct answer is answer number C. If you have done it wrong, just stop the video, see the answer and comment below कि क्या आपके तीनों क्वेश्चन सही रहे, और सही रहे तो कंग्रेचुलेशन गाइस, यू हैव जस्ट क्रॉस द फर्स्ट माइलस्टोन। और इसका पर्पस सिर्फ फर्स्ट क्लास का इतना ही था कि आपको समझा देना कि कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काम करता है, क्या उसका पीछे का कंटेक्स्ट होता है। ओके, अब हम बहुत फास्ट चलेंगे पूरे चैप्टर के अंदर और उसको पूरे सारे धागे खोल देंगे। ओके, ठीक है, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड बाय बाय, सी या। जब तक अपना ध्यान रखो, अपने चाहने वाले का ध्यान रखो एंड अपने देश का ख्याल जरूर रखो। बाय बाय, सी या।